मैं हूं अमीश देवगन। क्या विरोध के नाम पर कुछ लोगों को देश में आग लगाने की खुली छूट दे दी जाए? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर पुलिस वालों को पीटने की, सरकारी संपत्ति जलाने का खेल खेलने की आजादी दे दी जाए? ये जो सड़कों पर आजादी आजादी चिल्लाते हुए आग लगा रहे हैं, आखिर ये लोग कौन हैं? चेहरे पर नकाब पहनकर पत्थर बरसाने वाले ये लोग कौन हैं? और बड़ा सवाल यह है कि इनके पीछे आखिरकार कौन है? क्योंकि देश में नागरिकता कानून के खिलाफ आग लगाने वाले इन लोगों को यह तक पता नहीं है कि यह कानून है क्या, इसके प्रावधान क्या है, बस विरोध करना है। क्योंकि इसी देश में कुछ नेता मोदी के नाम पर डर की दुकान सजाकर बैठ गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच, जनता के मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी बहस। कानून का पता नहीं, मुसलमानों की कोई खता नहीं। ये हिंसा किस नाम पर हो रही है? ये आगजनी किस नाम पर हो रही है? ये दंगे भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? बसों में आग लगाई जा रही है, पुलिस पर वार किया जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद लोग एक समुदाय विशेष को भड़काने और उकसाने में जुटे हैं कि नागरिकता कानून से इस देश के अल्पसंख्यकों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। और इसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर कौन सा खेल खेला जा रहा है, उसकी बानगी भी देख लीजिए। अब जरा ये भी देख लीजिए कि जिस कानून के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में जानकारी कितनी है? CAA? हाँ, देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि CAA क्या है, लेकिन इस टाइम पूरे देश में CAA घूम रहा है। ये क्या है ये CAA? ये कि भैया सब एक होकर रह रहे हैं। और देश में अमन की धज्जियां उड़ाने वाले कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच जरा सियासत का खेल देख लीजिए। ऐसा कानून बना दिया गया है जो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि देश के हर नागरिक को इफेक्ट करने वाला है। इसको हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो सच नहीं कह रही है। CAA को NRC से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि क्या सियासी स्वार्थ के लिए कुछ लोग इस देश को अस्थिर करने की साजिश में जुटे हैं? क्या मोदी के विरोध में देश हित को ताक पर लगाया जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कानून का पता नहीं, मुसलमानों की खता नहीं। कानून का पता नहीं, हम ये लाइन क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक खास वजह है। जिस NRC कानून को लेकर इतना हल्ला मचाया जा रहा है, वो बिल तो अभी संसद में आया ही नहीं है। इस बात का अंदाजा कैसे लगा लिया गया कि देश से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। सिटीजनशिप कानून का विरोध करना है, कीजिए, ठीक है, आपका मौलिक अधिकार है, विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस कानून में मुसलमानों का जिक्र तक नहीं है। तो फिर विरोध किस बात का? सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग CAB के नाम पर ओला और उबर कैब का बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। उनकी दलील यह है कि कानून भी कैब है और ओला और उबर भी कैब है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हो क्या रहा है। और मेरे साथ आज स्टूडियो में कई दानिश्वर लोग मौजूद हैं, कई दिग्गज लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं पहले जनता जनार्दन के पास जाऊंगा। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले इस चर्चा का बड़ा हिस्सा बने। मैं जानना चाहता हूं कि इस कानून के पक्ष में कौन है, सिटीजन अमेंडमेंट कानून के पक्ष में कौन है, और इस कानून के एक सेकेंड, इस कानून के विरोध में कौन है? आप लोग विरोध में, मैं आप ही से शुरू करता हूं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं इस विरोध का कारण क्या है। खड़े होकर बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल आलम है, मैं जामिया से हूँ। जी मोहम्मद भाई, क्या कानून का विरोध क्यों है? विरोध इसलिए कि मुसलमानों को आप धर्म के आधार पर कैसे ला सकते हैं। सबसे मेरा सवाल यही है कि अगर आप ये बोल रहे हैं
कि इस ये कानून क्या है? ये कानून क्या है? मैं ये आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ये कानून है क्या? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू हैं, मतलब मुसलमान छोड़ करके जितने भी सताए लोग हैं वो आएंगे इस देश में। आपका इस पर आपकी ठीक है, नागरिकता पे ठीक, कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं, ठीक है। मैं लेकिन जब एनआरसी होगा तब पता चलेगा कि आपने कहा कि आपने चला दिया कि अमित शाह, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, कि अभी पता नहीं कानून का एनआरसी। अमित शाह ने क्या कहा था बांग्लादेश, वहां बंगाल में क्या कहा था अमित शाह ने? अमित शाह ने साफ कहा था कि पूरे देश में आएगा। पूरे देश में जब आएगा तो लाइन में कौन लगेगा? अरे नोटबंदी के समय में तो लाइन में लगे, क्या हो गया? अभी एनआरसी कानून तो आया नहीं। अरे तो अमित शाह कह चुके हैं, गृह मंत्री जो कहते हैं वो कहते हैं। 370 जो उन्होंने कहा कि 370 पे मैंने बोला वो आया। तो वो तो ये आपने बोला जो गृह मंत्री कहते हैं वो करते हैं, पर वो तो ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी अगर कानून आएगा तो मुसलमानों को कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता तो मुसलमान पिट रहे हैं जामिया में, जिस कदर बच्चे को मारा गया, आपने दिखाया उसको किस कदर बच्चे को मारा गया। पर जो लोग पिट रहे हैं उन्हें पता ही नहीं वो क्यों लोग पिट रहे हैं। वो भाई साहब आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है कि जामिया से उन्हें तो पता नहीं लगा, वो इसीलिए तो लड़ रहे हैं हम लोग, जिन्हें पता नहीं। आखिर जानकारी आवाज कहाँ से उठती है? पता नहीं है तो लड़ाई नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पता नहीं तो लड़ाई लड़ेंगे? आवाज कहाँ से उठती है? मेरा सवाल आपसे, पता बिल्कुल पता है, जिन्हें पता नहीं। और मैं एक और किसी को लेता हूँ। कौन पूछता है? बोलना चाहता है? आप बोलना चाहते हैं? क्या है ये कानून, क्या है जिसके बारे का जिसका आप विरोध कर रहे हैं? मतलब विरोध कर रहे हैं सीएए के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, अब तो सीए नहीं, अब तो सिटीजन एक्ट है। ये विरोध क्यों है आपका? हाँ तो सर इसमें मतलब विरोध करना एक अलग चीज़ है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के दौरान जिस तरह से मारा जा रहा है। नहीं, अभी ये कानून क्या है मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना आपसे। ये कानून क्या है? सिटीजन बिल जो है ये क्या है? ये सिटीजन एक्ट क्या है? सर सिटीजन एक्ट है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं, जो मतलब नीचे तबके के लोग जिनको सताया जा रहा है, वो देश में आए उनको नागरिकता मिलेगा। लेकिन उसमें जिनको सताया गया कुछ लोग मुसलमान भी होंगे, तो उनको क्यों नहीं नागरिकता दिया जाएगा? तो पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उनको नागरिकता, या अफगानिस्तान में जितने मुसलमान हैं उनको नागरिकता मिल जानी चाहिए। सर आप समझे नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैं बोला कि उनके साथ जो मुसलमान जो तड़प के आए हैं भारत में कि हम भी रहना चाहते हैं सेकुलर कंट्री के नाम पे, कि हिंदुस्तान एक सेकुलर। जानकारी थोड़ी कम है। 600 अहमदियों को नागरिकता दी थी हिंदुस्तान ने। वो तो ठीक है सर, लेकिन मुसलमान का जब नाम नहीं इसमें रखा गया, इसलिए इतनी ज्वाला उठी है सर, कि मुसलमान को आखिर क्यों हटाया गया? जी वो सही है आपकी बात। जी अब हुआ अब आपकी बात को रखा गया ना। अब मैं सीधा पैनल का रुख करता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में निकत अब्बास है, उनका स्वागत है। मेरे साथ आसिफ खान है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका स्वागत है, विधायक भी रहे। मेरे साथ इस चर्चा में प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जवाई साहब हैं, जामिया से इनका ताल्लुक भी है, आपका अभिनंदन है सर। मेरे साथ इस चर्चा में शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रिजवान साहब भी, सीधा लखनऊ से, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आसिफ साहब आना चाहता हूं। जो एलएलबी और एलएलएम कर रहे हैं, आप तो उनके साथ तो लाठियों से पेश आ रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ रहे हैं, उनकी आंखें बाहर को लटक जाती हैं। उनसे आपको पूछना चाहिए। और जो एक जाहिल तबका मुसलमानों का है, आप जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि सीएए क्या होता है। नहीं है कोई भाई, नहीं, ये सही जवाब दे रहे हैं आपको, सही जवाब नहीं है। मैं इनसे नहीं कह रहा, जो आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं तो सबसे पूछेंगे ना, भीड़ में तो वो सब भी है ना। आप जो लॉ पढ़ रहे हैं, आप उनके तो हाथ पैर तोड़ रहे हैं। आसिफ जी क्या कह रहे हैं? आप आसिफ जी क्या कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए जो इनके लिए नेतागिरी कर रहे हैं, जो पीछे भीड़ चढ़ रही है उससे पूछिए। ये जो पत्थर चला रहा है कौन है? जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं। एक जिन्होंने बस चलाई वो कौन थे? एक अनुज्ञा हिंदू लड़की है जो छत्तीसगढ़ से आई थी। आप जामिया के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं एक फैक्ट दिखाता हूं। मैंने कुछ नहीं बनाया खुद से, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, ये सब कुछ आया है जाने माने बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर से पूछा गया एक संवाददाता ने कि ये कानून क्या है, बताइए। उनका जवाब क्या था? प्रेम शुक्ला, शेष जी, मौलाना अंसार रजा, आप ध्यान से सुनिएगा, जवाब सुनिए। और फिर एक फिल्म का डायलॉग भी मुझे याद में आता है। नागरिकता कानून पर झूठ का बाजार इतना गर्म है कि इससे आम लोग तो छोड़िए, खास लोग भी अछूते नहीं हैं। इसका नमूना देखिए, बड़े कलाकार फरहान अख्तर को सुनिए। लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे देखा उसमें तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड इफ एवरीथिंग वाज ओके? व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड? नॉट जस्ट इन मुंबई, इन असम।
ये अज्ञानता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। बिना पढ़े समझे उतर गए सड़क पर। ये सब देखकर एक फिल्मी सीन आज देखना बेहद जरूरी है। नमस्ते। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। आसिफ साहब, मैं आप ही के पास आता हूँ। फरहान अख्तर साहब तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कह रहे हैं शायद इसमें कुछ होगा। फरहान अख्तर कह रहे हैं शायद इसमें कुछ होगा। नहीं, तो आपने बोला कि जो अनपढ़ मुसलमान है उनको जानकारी नहीं है। मतलब तो पढ़े लिखे फरहान अख्तर को जानकारी नहीं है, पढ़ी लिखी हुआ कुरैशी को जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे जावेद जाफरी को जानकारी नहीं है, इनको जानकारी क्यों नहीं? एक सेकंड रुकिए, आसिफ साहब को बोलने दीजिए। 20 करोड़ मुसलमानों को जूता मार रहे हैं आप। क्या तरीका है ये? जूता नहीं मारा, ये क्या है फिर? मत करिए। ये क्या है फिर? ये क्या है फिर? ये क्या है? ये आपने फिल्म का सीन क्यों जोड़ा इसमें? आसिफ साहब बोलिए। आपने ये फिल्म का सीन क्यों जोड़ा इसमें? आसिफ साहब बोलिए। इसमें फिल्म का सीन आपने क्यों जोड़ा? आप जाहिर समझते हैं 20 करोड़ मुसलमानों को? आपको पता है जब न्यू क्लियर डील में मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों से पूछा गया था कि न्यू क्लियर डील क्या है, तो वो ये कहते थे नहीं पता होगा। उन्हें भी दिखाया था, उन्हें भी मैंने दिखाया था, उन्हें भी मैंने ही दिखाया था। ये बताने वाले की गलती है जो सीए बता रहा है कि वो कानून है क्या। उसने तो कह दिया मुसलमान नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। किसी की समझ में नहीं आया कि अमित शाह क्या कहना चाह रहे हैं, तो बताएगा कौन? ये फिल्म का सीन आप पहले काटिए, वरना मैं डिबेट नहीं करूंगा। आपकी मर्जी है, मैं नहीं आपकी मर्जी है। बिल्कुल नहीं, आप जलील कर रहे हैं 20 करोड़ मुसलमानों को। बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सीन क्यों डाला? झूठ बोल रहे हैं। फिर आपने ये सीन क्यों डाला? क्यों नहीं दिखाएंगे हम? क्यों डाला? आप हमारी बोलने की आजादी पर रोक लगाएंगे क्या? क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप अपनी बात को रखिए। आप ये साबित क्या नहीं करना चाह रहे? इस सीन से क्या दिखाना चाह रहे हैं? करना चाह रहे कि मुसलमान आप इस सीन को गलत, आप अपने तर्कों से, मेरा निवेदन ये है, आप इन तर्कों से अपने सीन को गलत साबित करिए। एक सेकंड, मैं साबित करता हूं। बिल्कुल, आप आइए, बैठिए। आसिफ साहब को बोलता हूं, एक सेकंड बैठिए। ये देखिए, भारत माता की जय है और जय रहेगी, लेकिन नारेबाजी भी कंट्रोल में लगाइए आप लोग। देखिए, मैं आसिफ साहब बोलिए आप। अविनाश जी, हम आपको बताते हैं, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो धर्म के आधार पर पीड़ित लोग हैं, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ से जो धर्म से पीड़ित लोग आए हुए हैं हमारे मुल्क में, हम उनको नागरिकता देंगे। वो ये मानते हैं इस एक्ट के तहत कि उसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी आते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन शायद आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से में सबसे ज्यादा धार्मिक आधार पर पीड़ित वहां के शिया मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा वहां धार्मिक आधार पर पीड़ित कादियानी हैं। कादियानों को वहां की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नॉन मुस्लिम करार दे दिया है। रास्ता बंद हो गया क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। प्लीज मुझे आप बोलने दीजिए। आप भी बोल रहे हैं, तीसरे लोग और कोई पहले बोला नहीं है अभी तक। आधार पर वहां सबसे ज्यादा पीड़ित अहमदिया हैं। उसके बाद हिंदूज आते हैं। देखिए, आपकी बातों से एक मैसेज आ रहा है कि अहमदियाओं और शियाओं के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। अलबत्ता ऐसा है नहीं। देखिए, आप बात तो सुनिए। मैं देखिए, वो उसके लिए आपको एक नया प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो सबको नहीं देखिए, पुराना प्रोसेस है, नया प्रोसेस नहीं है। प्लीज, आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब। मेरे को पूरी जानकारी है। मेरे को पूरी जानकारी है। 600 लोगों को नागरिकता मिली है इसी बिहार पर। अविनाश जी प्लीज, अदनान साहब को कैसे मिली? तभी वही कानून था और कल भी वही कानून है। देखिए, मैंने ये एक्ट पढ़ा है। इस एक्ट में सिर्फ उसमें यह कहा गया है कि धर्म के आधार पर जो पीड़ित लोग हैं उसमें नाम दे दिए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये दे दिए। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आपने नेहरू प्लेस में बाही टेम्पल बनाया है जिसे लोटस टेम्पल कहते हैं। ये बहाउल्लाह एक मुसलमान थे जिन्हें धर्म के आधार पर मुसलमानों ने पीड़ित करके वहां से निकाला। वो आदमी ने आज आपके ही इस शहर में, कैपिटल में, लोटस टेम्पल बहाई एक समुदाय है, आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? ठीक है, प्रेम शुक्ला है, उनसे जवाब ले लेते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला, आप समझा नहीं पाए या कोई समझना नहीं चाह रहा
या आपकी मंशा ही समझाने वाली नहीं है? बताइए देश को। देखिए, हमारी मंशा समझाने वाली है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों में बहुत सुस्पष्टता के साथ सारी चीजों को कहा है। आप अभी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नागरिकता मिलेगी ही नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आपने कहा कि आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। सुन ले थोड़ा आसिफ भाई, इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आगजनी मत करिए। जिस तरह नहीं किया है आपने, आप करते हैं ये काम। अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद भी हसीना बेन नाम की महिला को गुजरात के द्वारका में अभी परसों ही नागरिकता वो मिली इस है। एक्ट के तहत नहीं दी है। मैं माफी चाहता हूँ आपको, बात कर रहे हैं, फिर बीच में गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। फिर बीच में टोक रहे हैं। के तहत नहीं गई, वो एक भैया, दूसरा फिर टोक प्रोसीजर रहे हैं। उसको अपनाया गया है। फिर टोक रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक है, सिटीजन बिल 1955 है ना, एग्जिस्टिंग है ना, उस एक्ट को स्क्रैप नहीं किया है ना, वो एक्ट लागू है ना, उसी एक्ट से अदनान सामी को नागरिकता मिली ना। और आदरणीय गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में स्पष्टता से कहा कि लॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस क्लास के अतिरिक्त जो कोई नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, जो तार्किक वर्गीकरण है उसके तहत वो नागरिकता का हकदार होगा। इससे ज्यादा स्पष्टता से और क्या आगजनी क्यों हो रही है? आगजनी क्यों हो रही है? आगजनी इसलिए हो रही है, बनासकांठा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, जो लोग इस देश को हापुड़ में हुआ, जो लोग इस देश को इस्लामिक उम्मा बनाने का ख्वाब देखते थे, उनका ख्वाब टूट रहा है। उनको पता है कि भारत एक सेकुलर देश है, सेकुलर देश रहेगा। और जो मां भारती पर प्रहार कर रहा है, खूब तालियां बजा लो, लेकिन जो प्रहार कर रहा है उससे पैसे वसूलना भी हमारा अधिकार है। जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बाकायदा इस संदर्भ में रूलिंग है कि जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टी जब्त करके उनसे वसूली की जाएगी। ये ध्यान रखना। एक सेकंड, अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए। बोलाना सर, जिन्ना की औलादें जो है वो पाकिस्तान गई। एक सेकंड, मौलाना सर, एडवाणी जी उसी की समाधि पे पाकिस्तान फूल चढ़ाने गए थे। एक सेकंड, आप देखिए, ये अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए प्लीज। बोलूंगा, बार-बार बोलूंगा। ये गुंडागर्दी, ये लड़ाई गुंडागर्दी। आप इसको समझाइए, आपके साथ जो है इन्हें समझाइए आप। ये तरीका नहीं हो सकता। मैं भी हूँ और इस देश का नागरिक, मैं भी इस देश का नागरिक और रहूंगा। इस देश का नागरिक होगा। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। अबे मत करना। अबे किसको कहा बच्चे? मैंने कहा उसको मत कहा है। मैंने कहा उसको नहीं करके अबे एक सेकंड जुबान सोबाज का बोलना। अबे मत बोलना। एक सेकंड, मर्यादा रखिए आप भी। आप मेरा निवेदन है, एक सेकंड अंसार नहीं देखिए, देखा मैंने। एक सेकंड आसिफ जी, ये तरीका नहीं हो सकता। ये कोई जामिया नहीं है, नहीं कोई अभी अबे नहीं बोला गया। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, आप ठीक है, अब हुआ एक सेकंड प्लीज। अंसार, आसिफ जी एक सेकंड, ये पीछे का विजुअल देखिए, ये देखिए गुजरात के बनासकांठा का विजुअल देखिए पीछे। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप मुझे बताइए आसिफ जी, क्या है ये? आप पूछिए, बात से पूछिए, हम जवाब देंगे। अंसार रजा, ये विजुअल देखिए पीछे आपके। मैं चाह रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? पीछे देखिए ना, मैं देख रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं? कल से देख रहा हूँ। क्या है ये? क्या है ये जो लखनऊ में जो हुआ वो क्या है? हमारी पुलिस, हमारी मीडिया वैन को जला दिया गया, हमारी ओबी वैन को जला दिया गया, हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन को वहां से जान बचा के भागना पड़ा। एएनआई के रिपोर्टर को दिल्ली के जामिया के पास पत्थर लग गया। उसके अलावा 3 चैनल्स के रिपोर्टर को पे अटैक हुआ। ये क्या है? ये क्या है? अब बोलूं? ये क्या है? सबसे माइक मेरे ये पास देखिए पीछे वाला देखिए, पुलिस वाला अपनी जान बचा रहा है। पुलिस वाला अपनी जान बचा रहा है। विजुअल देखिए, लड़के भी जान बचा रहे हैं। जामिया के लड़के भी जान बचा रहे हैं। नहीं जायज है। बोलिए तो बोलने तो दीजिए। रुकिए, बोलेंगे। अंसार रजा, आप ऑडियंस से मुखातिब मत होइए, मुझसे मुखातिब होइए। पाकिस्तान से नहीं आए हैं, मुझसे मुखातिब होइए, कोई ऑडियंस से मुखातिब नहीं होगा। अंसार रजा, मुझसे मुखातिब होइए। चीजें मत पैदा कीजिए। अब जब सवाल आप आए हैं ना, तो यहाँ पाकिस्तानियों की जगह नहीं है, बाहर निकल जाओ। यहाँ पाकिस्तानियों की जगह नहीं है, आप बाहर निकल जाओ। यहाँ पाकिस्तानियों की जगह नहीं है। आप ये प्रताड़ित हिंदू है। एक पीछे आपने कैसे कह दिया? पीछे मैं आपको बताऊंगा।
मैं आपके पास आऊंगा, बैठिए, मेरा निवेदन। मैं आप नहीं, हम बोले जवाब देंगे। जवाब आप दीजिए, बैठिए बैठिए। मेरी जात मेरे धर्म पे उंगली उठाइए। नहीं, एक सेकंड, बैठिए। आसिफ, एक सेकंड, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। 2 मिनट नहीं, आप 1 सेकंड। आपने बोला आप ये बेटी है हमारी, जिसका धर्म बचा के मैं आया हूँ। पाकिस्तान से अपनी बेटी का धर्म बचा के आया हूँ, इज्जत आबरू बचाया हूँ। इसको इस्लाम जबरदस्ती इस्लाम धर्म का आसिफ जी सुनिए, आसिफ जी सुनिए। आसिफ जी हमारी जगह नहीं है। अब बैठिए। कैसे जगह नहीं है हमारे लिए? और किसके लिए? सुनिए, हम लोग वहाँ से ये आए। बेटी की मैं धर्म बचा के आया हूँ पाकिस्तान से। बस ठीक है, बताइए। हमारे लिए धर्म नहीं होगा, किसके लिए होगा? लगाओ नारा मुर्दाबाद का, लगाओ मुर्दाबाद का नारा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक सेकंड, जी। लेकिन ये पाकिस्तान से प्रताड़ित, ये पाकिस्तान के प्रताड़ित हिंदू परिवार है। एक सेकंड रुकिए, आप लोगों में एक सेकंड, हम बोल रहे हैं। आपने बोला अपनी बात को, आप बैठिए। देखिए, ऐसा मत तूफान खड़ा करिए कि मुझे डिबेट यही रोकनी पड़ जाए। मौलाना अंसार रजा, ये आपने शुरुआत में बड़ी ज़हीन महीन बात बोली, अच्छा था, लेकिन अब ये बोलना गलत था। क्या बोला? वो अपनी इज्जत बचा के आए हैं। मैंने क्या बोला? निगत अब्बास, मैंने क्या बोला? निगत अब्बास, मैंने बोला क्या? निगत अब्बास, मैंने बोला क्या? मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैंने बोला क्या इसके अलावा? बैठिए। यहाँ कोई अगर मुस्लिम दुखी है, बैठिए। कोई जा रहा है कोई एक भी? बैठिए। भाई एक सेकंड, नारेबाजी नहीं ना, और आप भी नारेबाजी नहीं भाई, नारेबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नारेबाजी नहीं करेगा। एक सर, आप रुकिए। निगत बोलिए। माफी मांगे। एक सेकंड, बैठिए। आपने अपनी बात को रख लिया, हो गया। निगत अब्बास, अमीश ने यहाँ पर लड़ाई विकास बनाम विनाश की है। जहाँ मोदी सरकार विकास कर रही है, वहीं विपक्ष गाड़ियां जलाकर विनाश कर रही है। मुसलमान नहीं है, ये विपक्ष के खरीदे हुए नेता हैं। ये विपक्ष के खरीदे हुए मुसलमान नहीं है, ये विपक्ष है। जी शोएब जमई, मैं आपके पास आता हूँ। 19 दिसंबर लूं, 15 दिसंबर लूं, 17 दिसंबर लूं, 20 दिसंबर लूं, कौन सी दिसंबर लूं? जिस दिन प्रदर्शन हुआ है उस दिन पुलिस वाले पिटे हैं। जिस दिन प्रदर्शन हुआ है उस दिन मीडिया वालों को पीटा गया है। और मैं पीछे आपके दृश्य क्या दिखाऊं, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो सीना और दिल आपका भी फट जाएगा। अमीश जी, मीडिया वाले के ऊपर जहां भी हमला हुआ है और आपकी गाड़ी जो जलाई गई कल लखनऊ पे, मैंने कल भी आपकी डिबेट में इसकी कड़ी निंदा की। लेकिन अबेटमेंट का मतलब होता है कि छूट मिलना, ठीक है? ये 1955 सिटीजनशिप चार्टर्ड का ही जो है संशोधित वर्जन है, ठीक है? छूट मिलने का मतलब है कि हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई सबको छूट मिली है, लेकिन मुसलमानों को छूट नहीं मिली। किस चीज से छूट नहीं मिली? ये तो ठीक है, आप शरणार्थी को लेकर के आएंगे, लेकिन जो ये CAA और NRC का जो कॉकटेल है ना, ये कहां खतरा पैदा करेगा कि जब NRC में नाम अमीश देवगन, किसने बोला बिल में लिखा कॉकटेल है? अभी सुन लीजिए, कोट करिए, सुन लीजिए पहले। नहीं, आपने सबको कहा ना कि किसी को नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे कैसे बताइए कि एबेटमेंट का मतलब क्या होता है? बताइए। हवा में बात मत करिए, क्या होता है? हवा में बात मत करिए। हवा में बात कर रहा हूं मैं, हवा में बात कर रहा हूं। तो फिर ये नहीं ना, किस सरकार के मंत्री ने कोट करा है, किस सरकारी संस्थान ने कोट करा है, बताइए। ये दोनों मिले हुए हैं आपस में, बताइए। मैं आपको बताता हूं कैसे कॉकटेल। ये बताइए, जो 13.5 लाख जी सर जो नॉन मुस्लिम जिनका नाम NRC में नहीं आया आसाम में, उनके असम का NRC किसके कहने पर हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अरे सर, आप सुनना नहीं चाहते? असम का NRC सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। दोनों अलग हैं, उनको ये बिल बचाएगा, उनको ये बिल बचाएगा, लेकिन 6.5 लाख जो मुस्लिम जो NRC में नाम नहीं आया, उनको ये बिल नहीं बचाएगा। पूरे देश में ऐसा ही होगा कि अगर हिंदुओं का नाम NRC में नहीं आया तो ये बिल बचाएगा। दिस इज कवर फायर फॉर देम। लेकिन मुसलमानों का नाम NRC में नहीं आया तो ये बिल नहीं बचाएगा। हमको नागरिकता साबित करने का बोझ होगा। अमीश देवगन, यही है इस बिल के बारे में। बात को बोल रख ली अपनी, अब आराम से। सब सेक्शन कितनी देर और बोलना चाहते हैं बताइए, कितनी देर और? पॉइंट नंबर 2, अब मैं बताता हूं, व्यूअर्स को व्यूअर्स बताना जरूरी है। सिटीजनशिप चार्टर्ड एक्ट जाके देख लीजिए आप। गोरखपुर में हिंसा, हापुड़ में हिंसा, लेकिन इस तरह की तकरीरें जब होंगी तो तमाम चीजों को बढ़ावा मिलेगा। असम का NRC जो हो रहा है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है। मैं वरिष्ठ वकील रिजवान अहमद के पास जाना चाहता हूं, तो जाने माने इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, मैं उनका सीधा रुख करना चाहता हूं और उनसे राय जानता हूं। रिजवान साहब, शब्दों की मर्यादा के अंदर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि
सरकार भेदभाव कर रही है, जो परोसा जा रहा है। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। अभी किसी ने ये बोला कि भारत माता बोलो पर जलाने के लिए नहीं बोलो। अरे तुम भारत माता की जैसे जलते क्यों हो? मैं तो नहीं जलता। बोलो भारत माता की। जी, अब मुद्दे पर आते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये हिंदुओं के लिए है, उनसे मैं पूछता हूं फिर इसमें नेपाल के मधेसी हिंदू और बौद्ध क्यों नहीं है? इसमें श्रीलंका के हिंदू क्यों नहीं है जो तमिलनाडु में आके बस गए हैं? इसमें म्यांमार के हिंदू क्यों नहीं है? अगर ये हिंदुओं के लिए था तो इन तीनों देशों के हिंदू भी इसमें होने चाहिए थे। देश में जहर ना घोलो। अगर ज्ञान नहीं है, अगर अल्लाह ने इल्म नहीं दिया है, अगर पढ़े लिखे जाहिल हो तो अनपढ़ कौम को ना भड़काओ। शोएब भाई जवाब। ये मुकदमे झेलेंगे, जेल जाएंगे और तुम अपने घरों में बैठ के मौज करोगे। जी 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 जी, किसको कह रहे हैं आप? ये बताइए, क्या सीएए और एनआरसी हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने वादा खिलाफी की थी? हाँ जी, ये बताइए। हर हिंदू यहाँ पे हिंदुस्तान शरणार्थियों का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान और मुझे ये बताइए कि सीएए एनआरसी के लिए कवर फायर है या नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके? पहले मुझे ये बताइए, इसका जवाब दीजिए कि सीएए और एनआरसी साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सीएए लाया ही क्यों गया है? सिर्फ इसलिए कि एनआरसी में जिनके नाम नहीं आएंगे उसको कवर फायर मिलेगा, मुसलमानों को छोड़ करके। अगर मेरी बात गलत साबित कर दे तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, जवाब। देश में आ रही है, तुम्हें ये कानून किसने बताया? तुमने कहां पढ़ा? तुम बताओ, तुमने कहां पढ़ा? हमने कहां पढ़ा? हमने पढ़ा लोकसभा में जो पास हुआ पढ़ा। सबसेक्शन सी देखिए, क्लॉज नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए। हमला नहीं करेंगे रिजवान साहब, हमला नहीं करेंगे। मैं वो अलाउ नहीं कर सकता। चाटुकारी मत कीजिए। देखिए ये सब क्यों नहीं बोलेंगे आप? भीड़ नहीं थी, ये सब क्यों नहीं बोलेंगे आप? ये जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं मान नहीं सकता जामिया मिलिया के स्टूडेंट, आईआईटी के स्टूडेंट बसें फूकेंगे। मैं मान नहीं सकता पेट्रोल पंप फेंकेंगे। वो नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, ये कभी नहीं ऐसा कर सकते, ये कभी नहीं ऐसा कर सकते। भाइयों का जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा साथ दिया है, इस आंदोलन में हमारा साथ दिया, अब बता दिया कि हम अभी आप बैठिए, ये तरीका नहीं होता। अब मैं रुक करता हूँ शेष जी का। शेष जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं है मेरे पास माइक जी, ये संजीदा बहस है जी, और इसमें हल्ला गुल्ला की स्पेस। एक सेकंड आप रुकेंगे? आप रुकेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं। गांधी जी ने, सरदार ने, जवाहरलाल ने, इधर आओ बेटा, इस लड़की के ग्रैंडफादर को वचन दिया था कि जब तुमको लगेगा कि तुम गलत जगह फंस गई हो तो हम तुमको अपने यहाँ खिदमत बुलाएंगे। इसका वचन दिया गया था, तो वो है, वो स्टैंड करता है। लेकिन असली बात जो अमीश है कि ये जो मुसलमान यहाँ खड़े हैं, जाओ बेटा तुम बैठो, इनके बुजुर्गों की हड्डियाँ यहाँ दफन हैं और ये हिंदुस्तान के शहरी हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल सही बात है, इनको जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये डिमांड करना सिटीजनशिप किसी रिफ्यूजी का राइट नहीं है, वो उस पर कंपैशनेट ग्राउंड पे पूरा अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, वो सब सही है। मेरा ये कहना है कि अब आज जो स्थितियां हैं उसमें हम फेल हुए हैं, प्रेम फेल हुए हैं कि हमने एजुकेट नहीं किया है सबको प्रॉपरली कि भैया हम करने क्या जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सिटीजनशिप का जहाँ तक मामला है, अब उसमें कागज़ ये दो, वहाँ पे जैसे 16 लाख जो काम हुआ गलत काम हो गया, वरना सिटीजनशिप सबकी सिटीजनशिप है। ये जो बैठे हैं, ये आसिफ साहब, ये पता नहीं कब से बुलंदशहर में इनका फैमिली रहती है, हमारी फैमिली रहती है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमको प्रूफ देना है। कई लोग जो झूठ का बाजार चला, झूठ जो बोल रहे हैं और जो पत्थर फेंक रहे हैं,
जो मीडिया की गाड़ियां जला रहे हैं, गाड़ियां जो पेट्रोल पंप फेंक इन रहे हैं। लोगों को हर हाल में, जो योगी ने कहा, मैं योगी का सपोर्ट आमतौर पर नहीं करता, लेकिन कल जो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आगजनी की है उनको हम पकड़ेंगे। सर, ये प्रदर्शनकारी नहीं है। जिन्होंने जामिया के अंदर बसें तोड़ी वो प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो गुंडे थे। जिन्होंने लखनऊ में करा वो गुंडे थे, जिन्होंने बनासकांठा में करा वो गुंडे थे। मैं 20 बार हम लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक मिनट, एक बार भी हमारे ऊपर लाठियां नहीं चली हैं, इसलिए कि हम जाते थे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, रिकॉर्ड हुआ और कानून बदले। इसलिए खून खराबा अलाउ नहीं किया जा सकता। आप लोग समझाने में असफल रहे, पीछे मुड़िए, थोड़ा पीछे मुड़िए। अब आप समझाने में असफल रहे, तभी ये घटना घटी है। देखिए आप पुलिस वालों को किस तरह से पत्थर मारे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अहमदाबाद की घटना है 19 दिसंबर। हमने समझाने की पूरी कोशिश की और हमारी समझ बहुत स्पष्ट है। आदरणीय अमित शाह फिर झूठ का जाल कैसे फैल गया इतना? तो उसी का उत्तर दे रहा हूं। आदरणीय अमित शाह जी के समक्ष समाजवादी पार्टी के एक सांसद महोदय ने कहा कि ये मुसलमानों को क्या इस देश में नहीं रहने देंगे। आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर था स्पष्ट कि आप चाहेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। इस देश की मिट्टी में मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है, और उनकी भी कुर्बानियां, हमारी भी कुर्बानियां हैं। है किसके लिए ये बिल? ये बिल उसके लिए है, ये कानून उसके लिए बनाया गया है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने जो वचन दिया था। और महात्मा गांधी जी 26 सितंबर 1947 को सिर्फ हिंदुओं और सिखों की बात करते हैं, हमने उसको और एक्सटेंड किया, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए, बौद्धों को भी उसमें शामिल किया। आप कृपा करके मुझे बताइए, दूसरे सिर्फ एक मुसलमान वर्ड आप जो कह रहे हैं, आदरणीय मोदी जी ने झारखंड में चुनाव प्रचार में पूछा कि क्या सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या भारत की नागरिकता दी जा सकती है क्या? आसिफ जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला क्या बांग्लादेश के सारे मुसलमान, पाकिस्तान के सारे मुसलमान और अफगानिस्तान के सारे मुसलमान को नागरिकता दे दी जाए इस देश में? मैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो फिर लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? अब आप सुनिए, लड़ाई किस बात की? हमारा ये मानना है, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर किसी भी देश को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए और धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाए। तो 1947 में तो धर्म के आधार पर बटा था ये देश। 1947 में तो यही हुआ था। 1947 में हिंदू मुसलमान हो गया था इस देश में। तो हम लोगों ने नहीं बांटा ना, जो लोगों ने बांटा वो पाकिस्तान चले गए। आप उनका दोष हम पे क्यों बट रहे हैं? हमने भारत से प्यार किया था ना। सर आप लोग, ये तरीका नहीं है। मैं आप लोगों से सांत्वना रखता हूं, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता एक सभ्य समाज का। आप पैनलिस्ट के बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी बात आ चुकी है, ऐसा कोई नहीं करेगा। इधर से कोई बोले, उधर से कोई बोले, मैं ये अराजकता नहीं चला सकता। गांधी की थ्योरी को अपनाया, जिन्ना की थ्योरी को ठोकर मारी है। हम इस हिंदुस्तान में तो एक बात बताइए, हमने गांधी को अपनाया, जिन्ना को नहीं। तो गांधी की थ्योरी में जिन्ना को नहीं अपनाया, गांधी की थ्योरी में था पेट्रोल पंप चलाओ, हमने गांधी की थ्योरी में था पुलिस वालों को मारो। महात्मा गांधी का कौन कह रहा है वो जायज नहीं है, लेकिन जामिया में घुस करके आप बच्चों को मार भी नहीं सकते। आप कैसे जामिया में घुस करके आप औरतों को मारेंगे, लड़कियों को मारेंगे? ये क्या है? ये एक सेकंड ये कोई तरीका थोड़ी है। अंसार भाई एक मिनट, सब जानते हैं कि यहाँ पर काल्पनिक अध्याय रचा जा रहा है और इस काल्पनिक अध्याय के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांटकर भाईचारा खत्म करो, अमन खत्म करो। और ये विपक्ष कर रहा है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, अरे भाई क्या बात कर रहे हो? विपक्ष का मतलब कैसे आगे निकल कैसे विपक्ष कैसे आगे इसमें अपनी बात रख रही है वो? ये क्या मतलब हुआ? अमीर जी, जिसको चोट लगती है वही बाहर निकलता है, जिसको चोट लगती है वही बाहर निकलता है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाए ना, मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाए, समझा दे लोगों को, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गई बात। सारी बातें सही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, जितना बोलना है बोले। देखिए लेकिन आग जलाना सोल्यूशन नहीं हो सकता ना। राधा साहब, मुझे एक मिनट देखिए, आपके कैमरामैन गए, आपके कैमरामैन को ये शूट करना चाहिए कि बसेस कहां जली हैं। अगर जामा मिलिया कंपाउंड के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई बस जली है तो जस्टिफाई कैसे हो वो सकता है? कौन जला रहा है? किसने जलाई बताइए ना। बेटर है
ये इंक्वायरी का मैटर है, उसमें आप बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? बच्चों को किसने इन्वॉल्व करा? प्लीज उन स्टूडेंट को बच्चों को किसी ने इन्वॉल्व नहीं करा। वो आश्रम चौक पर जाइए, अहमदाबाद का शॉट चलाइए, लखनऊ का शॉट चलाइए। एक सेकंड आसिफ भाई, मैं पीछे आता हूँ आपके पास आता हूँ। अब आप मुझे बताइए ये कौन कर रहा है? हम कंडेम करते हैं। ये कौन कर रहा है? कानून से ऊपर कोई मुसलमान है, संविधान से ऊपर माथे पे लिखा है कि ये मुसलमान है, इनके माथे पे लिखा है कि ये मुसलमान है, आप शांत बैठिए। इनके माथे पे लिखा है कि कोई भी एक सेकंड, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? क्या कर रहे हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बैठे गाड़ी के अंदर, गाड़ी को फूका जा रहा है, गलत है वो गलत कही जाएगी। ठीक है प्रेम शुक्ला, इंक्वायरी में तो ये आसिफ खान महोदय अभियुक्त है कि नहीं है? FIR है इन पे, FIR है इनके खिलाफ, अरेस्ट करवाइए। मुझे क्यों घूमने दे रहे हैं आप क्यों घूमने दे रहे हैं मुझे? जी आप बताइए। आपका भी सवाल लूंगा, आपका भी लूंगा। मैं तो अकेला आया हूँ, और भी मैंने बसें चलाई हैं, क्यों नहीं अरेस्ट करते मुझे भाई? ठीक है, एक सवाल बताइए मैडम। सर मेरा सवाल ये है, कानून के जानकार आप हैं, पता नहीं इस बिल का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सरकार तय करेगी, कोर्ट तय करेगा। बट एज ए स्टूडेंट मैं उस दिन मौजूद थी जामिया के, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और मैंने देखा था कि वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करी थी जैसा टीवी पे दिखाया गया। एक तो उनको इतनी बुरी तरीके टीवी पे क्या दिखाया गया? कि टीवी पे बदनाम किया गया ना कि जामिया के स्टूडेंट गुंडागर्दी कर रहे थे, सोशल मीडिया हर जगह, और लोग तो ये भी लिख रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे चैनल ने तो ऐसा नहीं दिखाया कि जामिया के स्टूडेंट गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं आपके चैनल पे, लेकिन हमने ये जरूर दिखाया कि बसें जलाई गई वहां पर, उन स्टूडेंट की आड़ में कुछ लोग आए। लेकिन हाँ, वहाँ पे लोग मौजूद थे जो जामिया के नहीं थे। मेरा सवाल ये कि उनको इतने बुरे तरीके से पीटा गया और उसके बाद उन्हें ही बदनाम किया गया, और जब पुलिस जो लखनऊ में हुआ, हाँ उसकी तो मैं बोलती हूँ कि वो बिल्कुल गलत है। ये जो अभी हो रहा है बिल्कुल, जो फिरोजाबाद में हुआ, जो सीलमपुर में हुआ, जो सीलमपुर में हुआ, जो सीलमपुर, क्यों नहीं पूछेंगे? एक सेकंड, क्यों नहीं पूछेंगे? बनासकांठा पुलिस को अगर मारा जाएगा अहमदाबाद के अंदर, बनासकांठा के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो आवाज उठाई जाएगी। आप क्या चाहते हैं? कोई ना कुछ बोले कि अभी पर्दाफाश हो गया। क्या बोलते हैं शोएब जमाई भाई? ये बोल रहे हैं कि जाट आंदोलन हुआ, किसी ने नहीं बोला। मराठा आंदोलन हुआ, किसी ने नहीं बोला। आप क्या कह रहे हो? हिंदू मुसलमान का डंका तो आप बजा रहे हो। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जामिया में जिन स्टूडेंट थे वो तो स्टूडेंट थे ही नहीं, वो तो मुसलमान था ही नहीं, वो तो नेता थे। ये आंदोलनकारी को आप इनको कपड़ों से पहचानिए, शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं ये क्यों कहा कि इनको आप कपड़ों से पहचानिए? जाट आंदोलन में कहा गया था कि इनको कपड़ों से पहचानिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित रिक्शा वाले अमीर सब ने आंदोलन में साथ दिया है, प्रदर्शन किया है। ये सरकार के खिलाफ एनआरसी में अब बार हम वहां आ जाएंगे अगर हमारा नंबर नहीं आया। नहीं कोई तरीका थोड़ी है यार, नहीं कोई तरीका थोड़ी है यार। प्रेम शुक्ला, देखिए धरती के लिए ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। ध्वनि प्रदूषण से कुछ हासिल नहीं होगा। ये शोएब भाई क्या तरीका है? आप आराम नहीं बोलते ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ कपड़ों से लोग पहचाने जा सकते हैं। छात्र और गैर छात्र क्या कपड़े से नहीं पहचाने जा सकते? ये उसको मजाक पे ले क्यों जाते हैं? क्यों नहीं पहचाने जा सकते? छात्रों का लीजिए, छात्र भी जींस पैंट पहन अरे पहचाने जा सकते, अच्छा तो पहचाने के लिए पहचाने के लिए तकलीफ है। सुन लीजिए जरा इनको शांत कराइए, जरा इनको शांत कराइए, शांत कराइए। हमारी मेरा उत्तर तो पूरा होने दे। टीका लगा के आई, मेरा उत्तर पहचानिए तो कौन है? मेरा उत्तर तो सुन लीजिए भाई। कुर्ता पैजामा मैं भी पहन के आया हूँ, कुर्ता पैजामे भी पहन के आए हैं, कैसे पहचानेंगे कपड़े पे से कि हिंदू है मुसलमान? प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा मैं हिंदू है मुसलमान कैसे? अरे इसलिए कहा छात्रों गैर छात्रों को पहचाना जा सकता है, लेकिन आपके दिमाग में गहरे सांप्रदायिकता घुली हुई है। इनके दिमाग में ये सांप्रदायिक मुसलमान हूँ, मेरा नाम ज़ारा है। मैं आई हूँ इस शो पे। मेरा सवाल ये है कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि आप आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको पर्सनली क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा है। ठीक है, जो एक सेकंड ज़ारा से जवाब देना चाहते हैं, शांत रहिए।
अंसार रजा, आपको पर्सनली क्या दिक्कत हुई है? आपकी नागरिकता हिंदुस्तानी है कि नहीं है? बताइए बताइए। मैं बताता हूँ है कि नहीं है अभी तक? आप लोग जरूर सुनिएगा। हाँ, बताइए बताइए, हिंदुस्तानी है कि नहीं है नागरिकता? देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय, सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब तकरीर नहीं है, अरे सवाल का जवाब दीजिए। सुन तो लो यार। जी जी जी। आधे घंटे में तो आए हो यार। नहीं हूं मैं, आधे घंटे में तो आए हो। सुनो ना यार। बोलिए बोलिए। सुनो, मोदी जी और अमित शाह जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस डिबेट को जरूर देखिएगा और मेरा ये शेर सुनिए कि दुनिया बहुत खराब है, शायद इसीलिए जो जल्दी आए वो जल्दी चले गए, और पैदा यही हुआ हूं, मरूंगा यहीं पे मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए। हम ये भाषण दे रहे हैं, आपको कौन हटा रहा है? आपको कौन हटा रहा है? ये याद रखिएगा। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल नहीं था वो। नहीं, आपको सवाल ही नहीं था। आप यहाँ भाषण दे रहे हो। आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। मेरा सवाल वो नहीं था, चाहे कैब लाओ, उसी कैब में बिठाएंगे और रवाना कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि उसी कैब में बिठा के भेज देंगे। प्रॉब्लम फेस करने को हो रहा है। नहीं, देखिए एक सेकंड। अंसार रजा, आपने कोई नहीं भगा सकता हमें। आपने भाषण दे दिया बड़ा, आपने तकरीर दे दी, जैसे मस्जिद में तकरीर दे रहे हैं आप। आप जवाब देते ना, आप जवाब देते ना, आप जवाब देते ना। ये क्या तरीका है? बैठिए, पीछे जाइए, खुद ही एक्सपोज हो गया, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। मैं एक लाइन में जवाब दे दूंगा इस बात का। जी 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 जी। सुनिए, आप हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे मुल्क ने कोशिश कर ली कि आप अपनी डिग्री दिखा दिए, वो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा। जब हमारे प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए तो हम आपको कहां से कागजात लाएंगे? एक करके आप बताइए। बैठिए। अमीश, सिर्फ एक लाइन। आसिफ साहब, आपसे अभी तक आप जो इतनी तमाम बातें बोल रहे हैं, किसने कागजात मांगा? आप पे जो एफआईआर हुई वो बात अलग है, लेकिन आपसे किसने कागजात मांगा अभी तक? बताइए। लोग कोर्ट में चले गए। किसने मांगा कागजात मांगा? किसने कागजात मांगा? किसने? मैं मांग रहा हूँ। ये डर मत दिखाइए, डराइए मत लोगों को। आसिफ साहब, डराइए मत लोगों, डराइए मत। डराने नहीं दूंगा मैं, अपने देश की जनता को डराने नहीं दूंगा। एक सेकंड। सवाल कुछ सवाल और। जी बेटा, सवाल क्या? आपका सवाल लूंगा। कागज नहीं मांग रही। आपका भी सवाल लूंगा। आपका हो गया। आसिफ साहब शांत। सवाल अपनी बात रखो। आसिफ सर, आपको मैं ये कहना चाहूंगा सर, अगर डिग्री से ही काबिलियत देखी जाती ना तो इस टाइम राहुल गांधी सबसे काबिल आदमी होते। तो डिग्री के हिसाब से किसी को जज करना फिलहाल बंद कीजिए। क्यों डिग्री दिखाई जाए? जी ठीक है। अब बैठिए। सवाल आपका बैठिए नीचे। सवाल और किसका सवाल? आपका सवाल, इनका सवाल पूछिए। बोलिए सवाल। सर, ये आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी। एक सेकंड। सवाल आर्टिकल 41 उनको पूछ रहे हैं ना वो। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी है, उसमें जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उसमें सब धर्म को तो इंक्लूड किया गया, लेकिन मुसलमान को इंक्लूड नहीं किया गया। आखिर क्यों? मैं भी ये भी पूछना चाहूँगा कि नेपाल में भी जो मधेसी उनको भी प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, उनको भी क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? बस 3 कंट्री को क्यों इंक्लूड किया गया और कंट्री को भी इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? मैं बिल्कुल आपका सवाल का जवाब ले रहे थे, लेकिन जो एनआरसी अभी तक आई नहीं है उसके नियम बताए जा रहे हैं। हम आसाम को प्राइम फोकस बनाकर उसी के नियम बता रहे हैं। आसाम का जो एनआरसी है वो सुप्रीम कोर्ट के चलते हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हो रहा है। अब आर्टिकल 14 की बात करेगी, आपसे नहीं करा गया ना, प्रेम शुक्ला से सवाल है तो जवाब ले लीजिए। देखिए, इसका हालांकि शेष नारायण जी इसका जवाब दे चुके हैं, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं मैं। आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों के लिए लागू है। रिफ्यूजीज के लिए राइट टू इक्वलिटी नहीं, वो कंपैशनेट ग्राउंड पे दिया जाता है। तो ये रिफ्यूजीज को दिया जा रहा है जिनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। ऐसे जो कभी अखंड भारत हुआ करता था, विभाजन के समय महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, भारत की सरकार ने एक संकल्प लिया था कि जब वहां सताए जाएंगे तो भारत में उनके लिए नागरिकता का प्रावधान होगा। इसलिए इस पे आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। जी, अब मैं सीधा रुख करता हूं रिजवान साहब का। रिजवान साहब, एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि वहां से हिंदुओं को, सिखों को नहीं आना चाहिए। वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है, वो अफगानिस्तान के हैं, वो नहीं आ सकते। नहीं, ये बोला गया। आपने बोला ना, आपने बोला बहस के अंदर, आपने बोला
आपने बोला पाकिस्तानियों की कोई जगह नहीं है, तो फिर यही तो वजह है। ये बोला आपने, नहीं इन्होंने बोला, अंसार रजा ने बोला कि नहीं बोला? अंसार रजा ने साफ शब्दों में कहा था, बोला कि नहीं बोला? बोला है। मेरा कहना है नरम निवेदन है, एक नरम निवेदन है। आपको क्या हुआ? दिक्कत तो हमें हिंदुओं कह रही है ना, मुसलमान हमारी इज्जत छीन रहे हैं ना, तो आपके क्या हो रहा है? आप तो सब है ना, हम खेल के हम अपनी इज्जत में क्या ले रही है? एक सेकंड, रो रही है। बोलो बेटा। हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान से कोई दर्द नहीं सहा यार। मुसलमान का किसने, हिंदू कोई बोलता है तो मुसलमान से मार देते हैं हिंदू को। बिल्कुल लेना पड़ेगा सर, बिल्कुल लेना चिल्ला क्यों रहे हो फिर आप? बिल्कुल लेना पड़ेगा। अंसार रजा आपने बोला, चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ जाओगे? प्लीज इनको बोलने दीजिए। ये लड़की रो रही है, आप लोगों को वो भी नहीं दिखता क्या? इतनी बात थोड़ी हुई है। अंसार रजा ये क्या कर रहे हैं? चुप रहिए। आपको जाना चाहिए। वो लड़की रो रही है, उसके आंसू तो देखिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती है करते हुए? हम इनको लेंगे, आप बेटा बैठिए। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा, बेटा आपकी पीड़ा को हम समझते हैं, लेकिन इस डिबेट के अंदर अंसार रजा ने जो बोला था उसकी मैं निजी तौर पर निंदा करता हूँ, वो गलत था। मैं निंदा करता हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो। अंसार रजा साहब की इस बात की हम सख्त और सख्त मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। ये हमारे भाई बोला, आपने बोली, वेलकम करते हैं। अच्छी बात आपने बोली। ये इस लड़की के आंसू देखकर मेरा कलेजा फट गया, लेकिन अंसार रजा आपने गलत बोला। आपने बोला इन पाकिस्तानियों को, अरे वो हमारे आंसू आ गए इस बच्ची की आवाज सुन के, इस बच्ची का दर्द सुन के हमारे आंसू आए हैं। को माफी मांगनी चाहिए। अंसार रजा उनको पाकिस्तानी के गाली दे रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं उनको। ठीक है, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। बिल्कुल, आप एक बार आप जाके उसको गले लगाइए बच्चे। मुझे लगता है कि एक मिनट, बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए। एक सेकंड देश में इंसानियत पहले है। आपने बात बोली, बैठी अभी नहीं बोले, सुनिए, मैं हाथ जोड़ के बैठिए। आप उधर जाइए, फिर मैं आपको करना पड़ेगा। मैं आपसे पांचों लोगों से, अगर मेरी बात से आपको, आप चूंकि गलत ले गए उस बात को, मैंने ये कहा कि मैं किसी पाकिस्तानी को, मैं एक बार नहीं 50 बार कहता हूं कि किसी पाकिस्तानी को अपने भारत में नहीं हिंदू, आपकी बात को ऐसे समझा गया। ठीक है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, मैं बढ़ता हूं। ठीक है। आज वाकई इस लड़की के आंसू देखकर मेरा दिल तो फट गया। शायद आप लोगों का भी दिल फट गया होगा, यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट का दिल भी फट गया। लेकिन ये गुंडे जो सड़क पर पत्थर चला रहे हैं, पेट्रोल पंप लेके आ रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता, मेरे हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। नमस्कार।